सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के क्लास 12 के सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र के जो मॉडल सेट नंबर 1 है उसका सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले आप लोगों का है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि 5 प्रश्न को उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न में आप लोगों को 2 अंक मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक मिलेगा, इसीलिए 5 प्रश्न में 2 × 5 10 अंक मिलेगा इसमें। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अब पहला प्रश्न है 1 नंबर प्रश्न क्या है कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? तो राष्ट्रवाद उसको कहते हैं जब उपनिवेशवाद यानी कोई बाहर का आदमी, यानी कोई, जैसे कि भारत में अंग्रेज लोग शासन किए थे करीब 150 साल तक। ठीक है, 150 साल तक। तो जब बाहर के लोग जब अपने देश के लोगों को के साथ अत्याचार करने लगते, ठीक है, तब देश के लोग सभी एक राष्ट्र जैसा करते। राष्ट्र जैसा है मतलब एकता जैसा भावना आ जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का जन्म होता है। तो राष्ट्रवाद उसी को कहते हैं जब उपनिवेशवाद के शासक अपने उपनिवेश के लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं, तो राष्ट्रवाद का जन्म होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग शोषण मुक्त होना चाहते हैं और इसके लिए राष्ट्रवादी आंदोलन चलाकर लोग देश को स्वतंत्रता करना चाहते हैं। ठीक है, ये है राष्ट्रवाद। अगला है यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या संरचना से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या संरचना में जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या में वृद्धि या जनसंख्या में कमी, जनसंख्या का घनत्व, तो देश के आयु वर्ग, लिंग अनुपात सभी को लिया जाता है जनसंख्या संरचना में। ठीक है, तो जनसंख्या संरचना क्या है? किसी देश की जनसंख्या संरचना का तात्पर्य उस देश की जनसंख्या का वितरण है। जनसंख्या में वृद्धि या कमी, जनसंख्या की घनत्व, प्राविशिता, आयु वर्ग, लिंग अनुपात आदि से। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 3 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विषमता क्या है? ठीक है, विषमता यानी विषम है। ठीक है, सामाजिक विषमता क्या है? सामाजिक विषमता इसलिए उत्पन्न होती है जहाँ कुछ लोग के पास धन ज़्यादा आ जाते हैं और कुछ लोग के पास धन की कमी होती है। तो दोनों में क्या है? विषम उस स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इसी को कहा जाता है सामाजिक विषमता। तो सामाजिक विषमता क्या है? प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, स्वास्थ्य, शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधनों जब दूसरे के अपेक्षा अधिक होते हैं तो अवसरों की समान विषमता भी पैदा हो जाती है। जब एक समान विकास का मौका नहीं देती है तो यही सामाजिक विषमता का कारण है। इसी को सामाजिक विषमता कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 ईस्वी में। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने सन 1828 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 5 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल के मूल तत्व कौन कौन से? तो राजनीतिक दल के 4 मूल तत्व होते हैं कि होते हैं विचारधारा, एक होता है संगठन, एक होते है संवैधानिक पद्धति और 4 होते हैं राष्ट्रीय हित। तो राजनीतिक दल के 4 मूल तत्व विचारधारा, संगठन, संवैधानिक पद्धति, राष्ट्रीय हित। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति से आप क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो देश की कृषि के क्षेत्रों को विकास करने के लिए और कृषि में वृद्धि करने के लिए 1966 में यानी 1966 में हरित क्रांति लाया गया था। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्या है? सामान्य तौर पर हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि व्यवसाय में क्रांतिकारी नीतियों द्वारा सर्वांगीण विकास से है और इसमें अंतिम लक्ष्य कृषि फसलों का अधिकतम उत्पादन होता है। हरित क्रांति कृषि व्यवसाय में अधिक से अधिक और अच्छा अन्न उपजाने का एक प्रभावी आंदोलन है। ठीक है, अगला प्रश्न पर 7 नंबर 7वां प्रश्न है कि निगम संस्कृति से आप क्या समझते हैं? निगम संस्कृति क्या है? निगम संस्कृति प्रबंधन सिद्धांत की एक शाखा है जिसमें किसी फर्म के सभी सदस्यों को साथ लेकर एक अद्भुत संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण के माध्यम से उत्पादकता, प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। यानी निगम संस्कृति में सभी लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है निगम संस्कृति। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कहा गया कि किन्हीं 5 प्रश्न को उत्तर दे और एक प्रश्न में आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर 3 अंक। ठीक है, एक प्रश्न में मिलेगा 3 अंक, इसलिए 5 प्रश्न में 3 × 5 यानी 15 अंक मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि अब पहला प्रश्न 1 नंबर है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम बताइए। अथवा इस प्रश्न के इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के परिणामों को उजागर करें। ठीक है, तो देखिए भारत की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? चीन में। दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है।
तो इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकता है जनसंख्या वृद्धि से। तो देख लेते हैं कि तेजी गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारत की अनेक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला नंबर है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत को कुपोषण की समस्या में वृद्धि हो रही है। कुपोषण यानी सभी को खाना नहीं मिल रहा है, खाने के अभाव से सभी कुपोषण होते जा रहे हैं, तो ये एक कारण है। दूसरा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी में भी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। अगला है यहाँ पर कि जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में गंदी बस्तियों का विकास तेजी से हो रहा है, जहाँ के बाद बहुत सारे अपराध होते हैं, मदपान, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अगला है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी और बेरोजगारी तो होते ही है, गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही है। ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न अब 2 नंबर है, इसमें 2 नंबर प्रश्न है कि नातेदारी का अर्थ स्पष्ट करें और नातेदारी का प्रकार बताइए। नातेदार किसको कहेंगे? जो देखिए नातेदार आप लोग सुनते हैं नातेदार कि वो अपना मेरा नातेदार लगता है। नातेदार यानी जो अपने परिवार के रहते हैं या किसी से मेरा रिश्तेदार है, उसे कहा जाता है नातेदार। तो नातेदार क्या है? नातेदार रक्त तथा विवाह का एक ऐसा बंधन है जो व्यक्तियों के एक समूह से बांधता है। इस प्रकार नातेदारी व्यवस्था किसी प्रकार के सदस्यों के आपसी संबंधी तथा इन सदस्यों से जुड़े दूसरे परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के संगठित और वर्गीकृत करने की केवल एक प्रणाली है। ठीक है। नातेदारी 2 प्रकार की, एक होती है वैवाहिक नातेदारी जो दूसरे परिवार के साथ होती है, और एक होती है यहाँ पर समरक्तीय। समरक्तीय यानी अपने रक्त, यानी जो अपने माता पिता हो गए, अपने भाई बहन हो गए, तो ये होता है समरक्तीय। ठीक है। समरक्तीय नातेदारी। तो नातेदारी 2 तरह की होती है, वैवाहिक नातेदारी और समरक्तीय नातेदारी। अगला प्रश्न है 10 नंबर की भूमंडलीकरण की विशेषताओं का वर्णन करिए। तो भूमंडलीकरण क्या होता है? जब अपने देश के साथ साथ जब विदेशों के साथ भी जब आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के रीति रिवाज का आदान प्रदान होता है। ठीक है। यानी कोई यहाँ पर बंद नहीं रहता है, एकदम खुली ही रहते हैं, तो उसी को कहा जाता है भूमंडलीकरण। तो इसकी विशेषताएं क्या है? तो भूमंडलीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं है। सामाजिक और आर्थिक जीवन की सार्वभौमिकरण यानी एकदम खुला रूप में, विश्व स्तर के संगठन का विकास, सभी देशों के लोगों के व्यवहार में समानता, तकनीकी योग्यता और कुशलता के महत्व में वृद्धि, विभिन्न देशों के बीच की दूरिया में कमी। अगर सभी देशों के साथ एक दूसरे के साथ वस्तुओं का आयात निर्यात व्यापार करेंगे तो क्या बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि सांप्रदायिकता किस प्रकार राष्ट्रीय एकता में बाधक है, अथवा इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भारत में सांप्रदायिकता के उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट करें। तो सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? कि सांप्रदायिकता उसे कहते हैं जो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे धर्मों को क्या निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, तो उसी तरह के होते हैं सांप्रदायिकता। तो इसी में एक तरह की क्या होता है? भेदभाव उत्पन्न होती है, जो कि राष्ट्रीय एकता में एक बाधा डालती है। तो इसलिए राष्ट्रीय एकता में बाधा डालती है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक संप्रदाय के लोग दूसरे के अपेक्षा अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, यानी अपने चीज़ों को ही अच्छा मानते हैं, अपने धर्मों को ही अच्छा मानते हैं, और अपने धर्म का सहारा लेकर अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ठीक है। जो निम्नलिखित राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि सांप्रदायिकता घृणा और हिंसा को जन्म देते हैं, यानी जो अपने धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ हिंसा करते हैं, घृणा करते हैं, जो कि एक राष्ट्रीय एकता को बाधक डालता है। अगला है कि सांप्रदायिकता में लोग धर्म की मूलभूत भावना को छोड़कर धर्म के बाहरी स्वरूप और अंधविश्वास का असली धर्म समझने की भूल करता है। अगला है कि राजनीतिक सत्ता को हथियाने और आर्थिक सुविधा को पाने के लिए भोले वाले लोगों को धार्मिक भावना को भड़काकर सांप्रदायिकता मतभेद पैदा करने का कोशिश किया जाता है। ठीक है। तो उपरोक्त कारणों से राष्ट्रीय एकता में बाधक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 में कि पश्चिमीकरण की अवधारणा की व्याख्या करें। तो पश्चिमीकरण यही है जब ब्रिटिश सरकार यानी जब अंग्रेज लोग करीब 150 वर्ष तक शासन किया था भारत को। तो जब 150 साल तक शासन किया था, तो उससे पहले भारत की संस्कृति और उसके बाद भारत की संस्कृति के अंतर को ही कहा जाता है पश्चिमीकरण की अवधारणा। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा क्या है? प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास पश्चिमीकरण की अवधारणा का रखा था। इसका तात्पर्य था कि पश्चिमी संस्कृति अर्थात ब्रिटिश संस्कृति के संपर्क में आने से भारत की जाति व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर आया। जैसे कि अंग्रेजों के 150 वर्षों के प्रशासन के परिणामस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में तकनीकी संस्था, विचारधारा, मूल्यों में जो परिवर्तन आया वह पश्चिमीकरण ही है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, उदाहरण के लिए जैसे अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ विज्ञान का विकास हुआ, प्रौद्योगिकी आगे बढ़ी, शिक्षण संस्था स्थापित हुई, राष्ट्रीयता का विकास हुआ तथा एक नए प्रकार की राजनीतिक संस्कृति पैदा हुई थी। इसी को कहा जाता है पश्चिमीकरण। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। तो भारतीय संविधान में
कितने तरह के मौलिक अधिकार है? 6 तरह के मौलिक अधिकार। ठीक है, 6 तरह के मौलिक अधिकार क्या है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 6 का 6 प्रकार संवैधानिक मौलिक अधिकार देख लेते हैं। जैसे कि पहला है कि समता का अधिकार। भारत में जाति, न लिंग, जन्म स्थान तथा वर्ग आदि के भेदभाव किए बिना सबको समता का अधिकार दिया गया। यानी न जाति के आधार पर भेदभाव होगा, न लिंग यानी न पुरुष महिला के आधार पर, न जन्म स्थान पर, न वर्ग आदि के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। सबको समता का अधिकार दिया गया है। अगला है कि स्वतंत्रता का अधिकार। सभी लोगों को यहाँ पर आज़ादी मिली है, सभी को स्वतंत्रता है। भारत में नागरिक को भाषण देने की, समुदाय बनाने की, आवागमन तथा निवास करने आदि की पूर्ण स्वतंत्रता है। अगला यहाँ पर 3 नंबर की सांस्कृतिक में शैक्षणिक अधिकार। भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा एवं संस्कृति का विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। 4 नंबर देख लेते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक देश का प्रत्येक लोग अपना अपना धर्म अपना सकता है, चाहे जो भी धर्म का पालन करे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है अतः उसके नागरिकों को किसी भी धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है। अगला है यहाँ पर 5 नंबर की शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को शोषण नहीं कर सकता है। वह बेगार लेने यानी 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने में रखने तथा स्त्री और बच्चों को खरीदने बेचने आदि की मनाही है। ठीक है, अगला प्रश्न अगला देखते हैं अंतिम अधिकार जो कि 6 नंबर में है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न। और जो आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसका वीडियो इसके बाद वाला वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनते जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें मेरा कोई नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।